Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. राजस्थान में सियासी हलचल जारी। विधानसभा सत्र बुलाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्रा से मिले। इनकार के बाद गहलोत समर्थक विधायक धरने पर बैठे। राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट खेमे को मिली राहत। स्पीकर के नोटिस पर कायम रहेगा स्टे। अब सबकी निगाहें टिकी सुप्रीम कोर्ट पर। भारत चीन विवाद पर विदेश मंत्रालय के बयान पर चिदंबरम ने उठाए सवाल। कहा, विदेश मंत्रालय के बयान में 5 मई से पहले की स्थिति का नहीं है जिक्र। राहुल गांधी बोले, कोविड-19 की तरह चीन पर भी गलती कर रही है सरकार। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ प्रेसिडेंट रूल इन यूपी। पूर्व आईएएस अफसर ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी की आंखें खोलने में करें मेरी मदद। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने चेतावनी दी। कहा, अमेरिका चीन विवाद से बिगड़ेगा विश्व व्यापार। भारत, ब्राजील और मेक्सिको पर भी पड़ेगा प्रभाव। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। और वो खबर है राजस्थान में चल रहे सियासी उठापटक को लेकर। जी हाँ, अभी तक हम कई शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे पॉलिटिकल ड्रामा, पॉलिटिकल थिएटर, पॉलिटिकल रिवल्शंस, लेकिन आज जिस तरीके का ड्रामा सुबह से राजस्थान में देखने को मिला है, वो वाकई में ये पूछने को मजबूर करता है कि वाकई में क्या चल रहा है राजस्थान की सरकार में और क्या हो रहा है। आज सुबह से अगर मैं बताऊं तो कल रात से ये खबर चल रही थी कि अशोक गहलोत ने एक चिट्ठी लिखी है गवर्नर कलराज मिश्रा को। ये कहते हुए उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है कि असेंबली के सेशन को बुलाया जाए। सुबह जब आप सुबह से टीवी चैनल्स अगर देख रहे हैं तो उसमें ये साफ झलक रहा है कि बार बार ये सुनने को मिल रहा है कि अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने चिट्ठी लिखी, और सुबह के वक्त ये कहा जा रहा था कि गवर्नर का जो ऑफिस है वो ये कह रहा है कि उसे कोई चिट्ठी नहीं मिली। तो ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ थी कि द चीफ मिनिस्टर सेज दैट ही हैज़ रिटन अ लेटर टू द गवर्नर एंड द गवर्नर्स ऑफिस सेज दैट ही हैजंट गॉट अ लेटर। उसके बाद सारे टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी निंदा हुई, काफ़ी आलोचना हुई, और थोड़ी देर बाद एक ट्वीट में नज़र आता है कि गवर्नर कलराज मिश्रा अशोक गहलोत को टाइम देंगे। इसी बीच अशोक गहलोत ने टीवी कैमरास को बाइट्स भी दिया और कहा कि हम इस बात के लिए मांग कर रहे हैं बार बार से कि एक असेंबली सत्र बुलाया जाए। उन्होंने कारण बताया कि कोरोना की महामारी को लेकर, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो लॉकडाउन को लेकर हुई है, इन सारी चीज़ों पर, और जो पॉलिटिकल क्राइसिस जो चल रहा है उसको लेकर हम बहस चाहते हैं, इसलिए एक स्पेशल विधानसभा सेशन बुलाया जाए। लेकिन इसके बाद जब 2 बजे तक जब टाइम मिलता है अशोक गहलोत को, तो अशोक गहलोत अंदर जाते हैं, लेकिन उनके साथ 100 एमएलएज भी जाते हैं, और वो सारे एमएलएज राजभवन की लॉन में इकट्ठे होते हैं, स्लोगनियरिंग करते हैं। और स्लोगन में क्या बोलते हैं? वो कहते हैं हाउस बुलाओ। फिर दूसरी ओर कहते हैं कि अशोक गहलोत आप लड़ते रहो, हम आपके साथ हैं। तो इस तरीके की स्लोगनियरिंग राजभवन के जो लॉन में दिखी है, वो अपने आप में भी एक अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल क्राइसिस की ओर दर्शाता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एमएलएज अपने स्लोगनियरिंग पे, अपने प्रोटेस्ट पर अड़े रहेंगे जब तक कि कलराज मिश्रा जो गवर्नर हैं वो इस बात के लिए रजामंदगी नहीं देते कि वो असेंबली सेशन बुलाएंगे। तो अब रही बात ये कि क्या राज्यपाल को असेंबली सेशन बुलाना चाहिए? येस, द गवर्नर इज़ ड्यूटी बाउंड, और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी गवर्नर को जो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है उसकी बात माननी चाहिए, और अपना डिस्क्रेशन वो यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते। ही इज़ ड्यूटी बाउंड टू कॉल अ स्पेशल असेंबली सेशन। रही बात अशोक गहलोत की, तो यहाँ पे राइट ऑफ द चीफ मिनिस्टर की एक बहुत बड़ी भूमिका है कि ये अशोक गहलोत का राइट है एज अ चीफ मिनिस्टर कि वो गवर्नर से गुहार लगाएं, और एक स्पेशल सत्र असेंबली का जो बोल रहे हैं वो उनका राइट है। तो आज यहाँ पर बड़े सवाल हैं। द चीफ मिनिस्टर्स राइट to request the governor to call for an assembly session, and is the governor acting funny? आज वो भी सवाल है कि क्या गवर्नर सेंटर के इशारे पे काम कर रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत इस बात को बार बार कह रहे हैं कि राज्यपाल ऊपरी दबाव में हैं और इस दबाव के चलते वो रजामंदगी नहीं दे रहे हैं एक स्पेशल असेंबली सेशन की। सो देयर आर बिग क्वेश्चंस इन्वॉल्व्ड वेदर अशोक गहलोत इज राइट इन हिज कैपेसिटी टू रिक्वेस्ट द गवर्नर। येस, ही इज राइट बिकॉज ही इज ड्यूटी बाउंड एंड ही
हैज़ अ राइट एज अ चीफ मिनिस्टर टू कॉल फॉर अ स्पेशल असेंबली सेशन। और दूसरा सवाल ये कि अगर गवर्नर ड्यूटी बाउंड है तो गवर्नर इलेक्टेड गवर्नमेंट की यानी कि चीफ मिनिस्टर की बात क्यों नहीं सुन रहा है। तो एक अजीब सी पॉलिटिकल क्राइसिस नजर आ रही है। लेकिन एक पिक्चर और है, एक दूसरे तरीके से जिसे एनालाइज किया जा सकता है कि क्या अशोक गहलोत की सरकार में एक बौखलाहट आ गई है। इफ अशोक गहलोत हैज रियलाइज्ड दैट ऑल द लीगल ऑप्शंस आर एग्जॉस्टेड, देन व्हाट डज ही डू नाउ। जो पॉलिटिकल ड्रामा राजभवन के लॉन्स पर हमें देखने को मिल रहा है वो एक कहीं ना कहीं बौखलाहट को भी दर्शाता है। कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद अशोक गहलोत इस बात को समझ गए हैं कि उनके जो लीगल ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हैं, उन्हें शायद कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी, इसलिए अब उन्हें पब्लिक की शरण में आना पड़ेगा। और जब मैं ये बात कहती हूँ कि पब्लिक की शरण में आना पड़ेगा, तो ये जो एमएलएस की स्लोगनियरिंग है, प्रोटेस्ट पे बैठना, ऑल दिस इज हैपनिंग इन द आइज ऑफ द पब्लिक। यानी कि टीवी कैमरास की पीछे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। टीवी कैमरास सामने हैं और उस टीवी कैमरास के सामने ये प्रोटेस्टिंग हो रही है, स्लोगनियरिंग हो रही है। तो एक तरीके से पब्लिक सपोर्ट भी गार्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक सपोर्ट एलिसिट करने की कोशिश कर रहे हैं अशोक गहलोत। सो देयर आर टू वेज एट लुकिंग एट द प्रेजेंट क्राइसिस। इफ अशोक गहलोत हैज रियलाइज्ड दैट ऑल द लीगल ऑप्शंस हैव बीन एग्जॉस्टेड, देन इज ही रिजॉर्टिंग टू द पब्लिक प्रेशर, इज ही पुटिंग प्रेशर ऑन द गवर्नर, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इस तरीके का एक पॉलिटिकल ड्रामा आज सुबह से देखने को मिल रहा है और मुझे नहीं लगता कि इस ड्रामे का अभी कोई अंत है। लेकिन अब मैं आपको अपनी दूसरी खबर की ओर लेकर चलती हूँ और दूसरी खबर इसी खबर से ही जुड़ी हुई है, लेकिन इसका लीगल एंगल है। दूसरा लीगल एंगल ये है कि आज 24 जुलाई थी। 24 जुलाई वो दिन था जब राजस्थान हाई कोर्ट को अपना फैसला देना था डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस पर। जो सीपी जोशी स्पीकर थे उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन की जो नोटिस दी थी तो उस पर आज उनका फैसला होना था। लेकिन आज राजस्थान ने स्टेटस को मेंटेन किया है, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट ने इस बात को कहा है कि वो कोई भी डिसीजन अभी तक नहीं लेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई फैसला नहीं लेता है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला ये पूरा मामला कैसे पहुंचा, सीपी जोशी जो स्पीकर हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने एक स्पेशल लीव पिटिशन फाइल किया और उन्होंने कहा कि ही इज़ वेल विद इन हिज राइट्स एज अ स्पीकर टू इशू द डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस and the entire situation is heading towards a constitutional crisis। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक संवैधानिक प्रश्न इस समय सामने है। सुप्रीम कोर्ट में कल जस्टिस अरुण मिश्रा ने इस बात को कहा कि एक लंबी ड्रॉन आउट इस पर बहस होगी बिकॉज द एंटायर मैटर परटेन्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात को जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा है। सो वेदर एट ऑल व्हेन मंडे द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग रिज्यूम्स, वी आर नॉट श्योर वेदर दिस हियरिंग विल एंड और नॉट, बट द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नाउ। लेकिन आज अगर राजस्थान हाई कोर्ट की बात करें तो राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन किया। उधर पायलट खेमे ने इस बात को कहा, उन्होंने एक कैवेट लगाया, एक इंजंक्शन लगाया कि अब वो सेंटर को भी एक पक्षकार बनाना चाहते हैं, जिसकी रजामंदगी भी राजस्थान हाई कोर्ट ने दे दी है। तो इसके चलते पायलट कैंप को थोड़ा सा राहत है। अब जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में ये बहस चलेगी, लेकिन पायलट कैंप को अगर राहत है, लेकिन जो राजस्थान में जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस, और पॉलिटिकल क्राइसिस से बड़ा क्राइसिस मैं कहूँगी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ राजस्थान बढ़ रहा है। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, बहुत सारे सवाल उठ भी रहे हैं कि क्या अशोक गहलोत सही हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, अशोक गहलोत बिल्कुल सही थे। दूसरी ओर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब अशोक गहलोत जब गवर्नर से इस बात की मांग करते हैं कि एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया जाए और उसके वो रीजंस, कोरोना के चलते जो लॉकडाउन हुआ, उसके चलते जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी उसको लेकर, और जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको लेकर जब सारी बहस होनी है, कोरोना को लेकर बहस होनी है, इफ़ ही इज़ वेरी क्लियर विथ द पॉलिटिकल क्राइसिस, तो वो पॉलिटिकल क्राइसिस यानी कि कॉन्फिडेंस वोट की बात वो क्लियरली गवर्नर से नहीं कह पा रहे हैं। और ये खबरें हैं पूरे पॉलिटिकल सर्कल्स में, जयपुर की जो पॉलिटिकल सर्कल से बार बार इस बात को हवाला दिया जा रहा है कि कोरोना की महामारी के चलते सेशन नहीं बुलाया जाएगा। तो क्या ये कोई वैलिड एक्सक्यूज़ है? क्योंकि अगर हम कोरोना के चलते सेशन को नहीं बुला सकते हैं तो जो लॉजिक है, जो फंडामेंटल रीजनिंग है, दैट पॉइंट्स टू द फैक्ट एंड इट रियली आस्क्स दोज क्वेश्चंस दैट इफ यू कैन नॉट कॉल एन असेंबली सेशन बिकॉज ऑफ कोरोना, then why are we even indicating that there is going to be a monsoon session of parliament in the coming months? Also the fact that Madhya Pradesh government, you remember, the Madhya Pradesh government of Kamal Nath was toppled amidst the corona pandemic. तो ये सारे प्रेसिडेंट्स आपके सामने हैं और ये कहना कि कोरोना की महामारी के चलते आप एक असेंबली सेशन नहीं बुलाएंगे, इट रियली लैक्स लॉजिक, इट रेजेस
Again, the questions on how the governor's office is functioning at the behest of the center. बार बार इस बात को गहलोत सरकार कह रही है कि गवर्नर कलराज मिश्रा is working under some kind of a pressure from the top. तो ये जो सारे एलिगेशंस, अब आपको मैंने दोनों स्टोरीज बताई हैं, एक लीगल एंगल है, एक पॉलिटिकल ड्रामा है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की मैं बार बार आपको बात कह रही हूँ, यहाँ पर कुछ आज मेजर सवाल खड़े हुए हैं. द राइट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, the disqualification notices, whether at all the speaker was right in issuing those notices, that again is a big question. The right of a speaker, the right of a chief minister, the disqualification notices, whether at all one must issue, the party whip, ये बड़े questions हैं. लेकिन अब सब एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले का फैसला लेकर आएगा, इज द सुप्रीम कोर्ट रियली गोइंग टू बिहेव एज अ रिस्पॉन्सिबल कोर्ट? क्योंकि जो बड़े क्वेश्चंस हैं, एक पार्टी न्यूट्रल होकर, आइडियोलॉजी न्यूट्रल होकर, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला सुना सकता है जिससे कि जो ये इतना बड़ा संवैधानिक पाप हम जिसे मानते हैं, जो डिफेक्शन हम जिसे कहते हैं, क्या इससे डिफेक्शन रुकेगा? सबकी निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये जो डिफेक्शन रिलेटेड क्राइसिस है ये आज नहीं है, हम कई सालों से ऐसी क्राइसिस को देखते आए हैं एंड रिपीटेडली इट इज़ हैपनिंग, वेदर इट इज़ उत्तराखंड, इट्स मणिपुर, अरुणाचल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र. There are innumerable examples of how a constitutional crisis has been engineered, how MLAs have defected, how horse trading has happened. So all these are very big questions. But now the larger question is that is Supreme Court really going to deal with these basic issues? ये देखना होगा. और अगर Supreme Court का जो भी फैसला आता है इस केस में, और अगर इन सारे questions को Supreme Court कहीं ना कहीं डील कर पाता है, तो ये आज मैं कहूँगी कि एक ऐतिहासिक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से माना जाएगा. But the big question is what decision Supreme Court is going to take. Is it going to take a middle ground which will encourage further defections, which will encourage further horse trading? All this is to be watched out. So Monday morning, the hearing begins on the Supreme Court, and whereas while the Supreme Court hearing is being awaited, the political drama within Rajasthan plays out. We do not know how safe the Gehlot government is right now, but we are heading towards a constitutional crisis. इस स्टोरी पर आपका क्या फीडबैक है, ज़रूर दीजिएगा. अब तीसरी खबर हमारी इंडो चाइना डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को लेकर है. आपको ध्यान होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कल एक स्टेटमेंट आया था, which I want to read out to you so that you get a clear picture of exactly what MEA had said yesterday, to which now there are a lot of reactions coming in. Now MEA yesterday had said that India's expectation as complete disengagement and de-escalation process is on and full restoration of peace and tranquility in the border areas is expected. इस बात को MEA ने साफ कहा है कि जब डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस, de-escalation के प्रोसेस पर जब बातचीत चल रही है, तो भारत की सरकार को ये उम्मीद है कि शांति बहाली हो पाएगी बॉर्डर एरियाज पे. लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जो MEA का ये स्टेटमेंट आया, आपको ध्यान होगा कि कल भी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हुई है, और जो उनका जो कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन मीटिंग दोनों लेवल्स पर जो चल रही है, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, तो आज फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने अपने सवाल उसमें खड़े किए हैं कि बहुत अच्छी बात है कि हम शांति और बहाली की बात कर रहे हैं, शांति बहाली की बात कर रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर. लेकिन जिस बात को लेकर चिदम्बरम ने सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने ये कहा है कि so far so good, that is what he has tweeted, and the rebuff that no one has intruded in the territory. यानी कि चिदम्बरम का कहना ये है कि जिस बात को अभी तक बार बार मोदी सरकार इस बात को कह रही थी कि कोई भी चाइना की टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी पर नहीं आया है, किसी भी तरीके का चाइनीज इंट्रूजन नहीं हुआ है, तो वो बात गलत है. यानी कि दिस इज अ ब्लफ. The PM has been misleading the country. This is what Chidambaram is pointing out, that this is a bluff, it's a complete bluff. और इस चीज़ को एक्सपोज करता है कि जो प्राइम मिनिस्टर अभी तक कह रहे थे वो बात सही नहीं है. यानी कि चाइनीज इंट्रूजन हुआ है, और इसलिए अब हम डी-एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, डिसएंगेजमेंट की बात कर रहे हैं. पहली बात उन्होंने ये उठाई. दूसरी बात जो चिदम्बरम ने ये उठाई कि MEA के स्टेटमेंट में स्टेटस को की हम बात बार बार क्यों नहीं उठाते. ऐसा क्यों है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेटस को की बात नहीं करता है, जो भी बातचीत चल रही है इस समय, लेकिन हम स्टेटस को, यानी कि जो 5 मई की जो सिचुएशन थी उस पर हम
रिस्टोर करने की बात क्यों नहीं कहते, यानी कि जो स्टेटस को है दैट हैज चेंज. दिस इज व्हाट चिदम्बरम इज पॉइंटिंग आउट. सो विच मीन्स दैट चाइना हैज चेंज द स्टेटस को. दिस इज व्हाट चिदम्बरम इज सेइंग. चिदम्बरम ने इस बात को उठाया है कि बार बार हम शांति बहाली की बात कर रहे हैं, और वी ऑल नो दैट चाइना इज मिलिटरीली सो स्ट्रॉन्ग एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर इंडिया to tackle China from that position, as what Rahul Gandhi has also said. तो बार बार इस बात की डिमांड कांग्रेस की तरफ से आ रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे चिदम्बरम हो, कि स्टेटस को की मांग क्यों नहीं की जा रही है. एंड हैज चाइना रियली चेंज द स्टेटस को? दैट इज द बिग क्वेश्चन. अब आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी लगातार इंडो चाइना स्टैंड ऑफ के मामले में लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार अपने वीडियो मैसेजेस में इस बात को कह रहे हैं कि इंडिया इज नॉट एबल टू टैकल चाइना विद अ लॉन्ग टर्म विजन. और आज उन्होंने इस बात को फिर से कहा है कि चाइना इज मिलिटरीली स्ट्रॉन्गर, इट्स मेनेसिंग, और जो पूरा जो अप्रोच होना चाहिए डिस्ट्रस्ट एंड वेरीफाई. उन्होंने, आपको ध्यान होगा कि 1980s में जब रशिया और अमेरिका की बातें होती थी तो उस समय रोनाल्ड रीगन ने इस बात को कहा था कि ट्रस्ट एंड वेरीफाई. तो रोनाल्ड रीगन का कैचवर्ड आज राहुल गांधी ने उठाया और उन्होंने कहा कि बीजिंग से जो डील करने की पॉलिसी है दैट शुड बी डिस्ट्रस्ट एंड वेरीफाई. उस चीज़ को उन्होंने चेंज किया है. अब आपको ये भी बता दें कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो माइक पॉम्पियो हैं, उन्होंने इस बात को ऑलरेडी कह दिया है कि देयर इज़ अ न्यू टिरनी फ्रॉम चाइना, यानी कि चाइना एक नई पावर के रूप में उभर रहा है और उससे डील करने के लिए आपको दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना होगा. और बार बार इस बात को राहुल गांधी कहते चले आए हैं, और उनका जो आज का ट्वीट है इट इज़ क्वाइट इंडिकेटिव. उन्होंने इस बात को कहा है कि मैंने बार बार मोदी सरकार को इस बात के लिए कहा कि कोविड-19 की स्ट्रैटेजी आपकी ठीक नहीं है, आपने उसको रबिश किया. रबिश इज द वर्ड विच राहुल गांधी हैज़ यूज्ड. दैट आपने कोविड-19 के मामले में आपने हमारे जितने भी ट्वीट्स थे, जितने भी सजेशन थे, आपने उसको रबिश किया. मैंने इकोनॉमी के बारे में आपको आगाह करने की कोशिश की, आपने उसको रबिश किया. और अब मैं लगातार इंडो चाइना के मामले में आपको बार बार कह रहा हूं कि आपके पास विजन नहीं है, आपके पास लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है, उसको भी आप रबिश करने में लगे हुए हैं. तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्वीट आज राहुल गांधी का आया है. एंड आई मस्ट से दैट देयर इज लॉट ऑफ मेरिट इन व्हाट पी चिदम्बरम एंड राहुल गांधी हैव स्टेटेड, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इन द अर्लियर मीटिंग्स हैज कैटेगोरिकली सेड दैट देयर हैज बीन नो इंट्रूजन, देयर हैज बीन नो ट्रांसग्रेशन. बट जिस तरीके के डायलॉग प्रोसेस में जब जो बातें आ रही हैं कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है और पैंगोंग सो एरिया का जो लेक एरिया है, वहाँ पर अभी भी चाइनीज़ आर्मी काफ़ी संख्या में प्रेजेंट है. और अब जबकि ये खबरें ऑफिशियल हो चुकी हैं कि आर्मी इज़ रेडी फॉर अ विंटर स्टॉकिंग, तो इस बात को अब हमें मान लेना चाहिए कि वी आर इन फॉर अ लॉन्ग हॉल. ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस और जो पीछे हटने का जो प्रोसेस है वो लंबा चलेगा. तो आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि चाइनीज़ इंट्रूजन हुआ है. सरकार इस बात को क्यों नहीं मान रही है कि चाइना ने स्टेटस को चेंज कर लिया है, जो सवाल आज पी चिदम्बरम ने भी उठाया है. इस बात को लेकर एमईए का कोई भी स्टेटमेंट अगर आप अभी तक उठाकर देख लीजिए तो वो इस बात की बातचीत नहीं कर रहा है. स्टेटस को की बात कोई क्लियरली एमईए की तरफ से नहीं आ रही है. चाइनीज़ इंट्रूजन कितना हुआ है उसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है. हाँ, मिलिट्री लेवल पर हमें ये बातें ज़रूर पता चलती हैं कि जो चाइनीज़ इंट्रूजन है वो 2 किलोमीटर लंबा है, वो 8 किलोमीटर लंबा है, और जिसकी वजह से हमने अपने 20 जवानों को भी खो दिया 15 जून को. तो ये सारी चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में जब आप देखें तो ये जो इंडो चाइना स्टैंड ऑफ है इन ईस्टर्न लद्दाख, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर एंड आर्मी itself has said that disengagement is going to be long, disengagement is going to be intricate, it's very complex. तो इस बात को अगर हम बार बार कह रहे हैं कि नहीं, हम शांति बहाली की हम एक कामना कर रहे हैं कि लॉ एंड एक्चुअल कंट्रोल पे हो जाएगा, सो आई थिंक इट्स समथिंग विच इज़ वेरी वेरी फार फेच्ड. बट व्हाट इज़ intriguing is that why there is no clarity from the side of the government, whether it is the prime minister, whether it is the defense minister, or even if it is the army. Even at the army level there is not too much of a clarity when it comes to the disengagement process. इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा. मैं आपको अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ. अब अगली खबर हमारी एक ट्विटर ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर है. सूर्य प्रताप सिंह, आपको पता है, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिशियल है जो यूपी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और ही रिटायर्ड इन 2015 एंड नाउ ही इज़ टेकिंग ऑन द योगी गवर्नमेंट. उन्होंने योगी के खिलाफ एक झंडा खड़ा किया है समय. और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो आज उनका ट्वीट है, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था विच इज़ ट्रेंडिंग ऑन द ट्विटर,
which has more than 25,000 retweets, उनको 25,000 से ज़्यादा रीट्वीट्स मिले हैं। और उस वीडियो में उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि योगी सरकार के राज्य में, योगी के राज्य में जो गुंडाइज्म है और जो लचर कानून व्यवस्था है वो बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जिस तरह से महिलाओं के लिए सेफ्टी नहीं है, आए दिन लोगों को गोली मार दिया जाता है, कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज किया जाता है। तो इसको लेकर उन्होंने अपने वीडियो में बातचीत की है। उस वीडियो को उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि 10,000 ट्वीट्स मिलेंगे, रीट्वीट्स मिलेंगे, बट इंस्टेड ऑफ 10,000 ही इज गॉट 25,000 रीट्वीट्स। इसलिए आपको हैशटैग इसका अगर मैं बताऊं तो हैशटैग है प्रेसिडेंट रूल इन यूपी, विच इज़ ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। इट इज़ अ ट्रेंडिंग टॉपिक ऑन द ट्विटर टुडे। लेकिन साथ में ये भी उन्होंने आज कटाक्ष करते हुए लिखा है बीजेपी की IT सेल्स को, और खासकर योगी सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़े करते हुए कहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये देख ले कि उनकी IT सेल्स आज फेल है, क्योंकि जनता की आवाज़ साथ है, सच की आवाज़ उनके साथ है। उन्होंने कहा है कि अगर आप सच्चाई अपने दिल में लेकर चलेंगे तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। ही हैज़ थैंक द पीपल हु सपोर्टेड हिम ऑन द ट्विटर। लेकिन आज का ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक है ये काफ़ी इस समय चर्चा में है। प्रेसिडेंट रूल इन यूपी, दैट इज द हैशटैग विच इज ट्रेंडिंग ऑन द ट्विटर। अब आपको ये बता दें कि सूर्य प्रताप सिंह, कई लोग कहते हैं कि इट्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ही हैज़ पॉलिटिकल एम्बिशंस, ये सारी बातें सही हैं। लेकिन एक बात जो मुझे आपके समक्ष जो रखनी है वो ये है कि सूर्य प्रताप सिंह गॉट रिटायर्ड इन 2015। ही रिटायर्ड एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द यूपी गवर्नमेंट। लेकिन वो जाने जाते थे इस बात के लिए कि बहुत ही आउटस्पोकन थे, उनके दिल में जो चीज़ें आती थी उसे वो कहते थे और सारे पॉलिटिशियंस के सामने कहते थे। और उसके बाद रिटायर होने के बाद उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, जिसके बाद वो आए दिन किसी न किसी इशू पर वो लिखते रहते हैं। जैसे अभी हाल में उन्होंने कोरोना के लिए लिखा और उन्होंने कहा कि इतनी कम टेस्टिंग हो रही है, उसको लेकर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। तो कहने का मतलब ये है कि उनका जो ये ट्वीट है, आज उन्होंने एक बात लिखी है और वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। वो अपने ही एक ट्वीट में उन्होंने एक एज अ लिंक भेजा है कि प्रेसिडेंट रूल इन यूपी के हैशटैग में कि नाराज़गी लोगों को हो सकती है, लेकिन मैं इसकी चिंता नहीं करता हूँ। मैं वो बातें लिख रहा हूँ जो मीडिया भी नहीं दिखाता है। कि इंपॉर्टेंट बात उन्होंने जिस बात को कहा और उसी बात को लेकर आज 25,000 से ज़्यादा ट्वीट्स हुए हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि मे बी ही इज़ हैविंग पॉलिटिकल एम्बिशंस, क्योंकि उन्होंने इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि जैसे ही लॉकडाउन यूपी में ख़त्म होता है वो जनता के समक्ष जाएंगे, जो सच्चाई है वो घर घर पहुँचाएंगे कि यूपी में जो कानून की जो लचर व्यवस्था है, और उन्होंने सारी बातों को रखा है कानून व्यवस्था से, वो सब कुछ इंक्लूड करना चाहते थे। चाहे वो विकास दुबे का एनकाउंटर केस हो, हाल में विक्रम जोशी की जो हत्या है उसका मामला हो, जो महिलाओं के साथ आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, रेप्स हो रहे हैं, उन्होंने उसका व्याख्यान किया है। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल गुंडा राज है, FIR राज इस समय है कि कोई भी आवाज़ उठाता है उसको पकड़ के बंद कर दिया जाता है, या उसे गोली मार दी जाती है, या उसके खिलाफ FIR दर्ज किया जाता है। तो बहुत ही आउटस्पोकन तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। ही इज टेकन ऑन द योगी गवर्नमेंट टुडे and this topic is trending on the Twitter. If you also want to retweet or you want to come out in support of Surya Pratap Singh, you're happy to do that, but you're also open to interpretations, because many people are saying that he might be having political ambitions, as he says that he's going out door to door to the people to talk to them, to expose the Yogi government before all the people. So all those are larger questions, but at the moment it looks like Surya Pratap Singh ने एक बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है, और वो है कि योगी सरकार के खिलाफ झंडे को अपने झंडे को बिल्कुल गाड़ कर रखना, और एक मुहिम सी उन्होंने चलाई हुई है। उस पर देखना होगा कि अब आगे ये किस डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि योगी सरकार की अगर आप प्रेसिडेंट्स देख लें और जिस तरीके के हमने हाल में दिन देखे हैं कि वो चाहे वो मीडिया हो, चाहे एक्टिविस्ट्स हो, चाहे वो CA के प्रोटेस्टर्स थे, सबको उन्होंने या तो जेल में बंद किया या तो उन्होंने उनको ना एंटी नेशनल बोला है। तो जो एक प्रेसिडेंट है दैट इज़ रिप्रेसिव, दैट इज़ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हैज़ बीन रिप्रेस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द योगी गवर्नमेंट। इस बात को एक बार नहीं बल्कि सूर्य प्रताप सिंह ने कई बार बोला है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ की आंखें इस पर खुलेंगी या नहीं, इस पर आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ आपको। हमारी आखिरी खबर आज जुड़ी हुई है जो फॉर्मर RBI के गवर्नर थे रघुराम राजन, वो पैन IIT USA की एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बहुत अहम बातें कही, और
अगर इसे सरकार, मोदी सरकार अगर उन बातों को सुनेगी तो शायद उसे कोई एक रोड मैप मिल पाएगा कि कोरोना की पैंडेमिक के दौरान हमें अपने पॉलिसी डिसीजंस कैसे लेने चाहिए। रघुराम राजन ने कुछ बातें कही हैं, वो एक एक करके आप सुनो और आप उस पर अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि वेदर एट ऑल व्हाट ही सेइंग इज राइट और नॉट। द फर्स्ट पॉइंट व्हिच ही हैज रेज्ड इज दैट अमेरिका और चाइना के बीच में जिस तरह से टेंशन बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से उन दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उसमें दरारें आ रही हैं और जैसे जैसे अमेरिकन इलेक्शन पास आ रहा है ये दरारें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन रघुराम राजन ने इसको क्लियरली पॉइंट आउट किया है कि दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रेन नजर आ रहा है उसका इंपैक्ट सीधा ग्लोबल ट्रेड पर पड़ेगा, यानी कि जो व्यापार पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, जो वैश्विक व्यापार है उस पर इसका भारी असर देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द टेंशंस एंड द स्ट्रेन्स इन द रिलेशनशिप बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। इस बात को उन्होंने साफ तौर पर कहा है और उन्होंने कहा है साफ बिल्कुल इस चीज़ को कहा है कि इसका जो असर है वो खासकर जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, और इमर्जिंग मार्केट्स में जब उन्होंने बात कही तो उन्होंने खास मेंशन किया ब्राज़ील का, इंडिया का और मेक्सिको जैसे देशों का। उन्होंने कहा कि जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के बाद फिर से रीओपन करने की बात कही है, तो उन देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि उनको वहाँ पर डिमांड्स पैदा करनी है। और ऐसे में जब अमेरिका और चाइना के बीच में एक ग्लोबल ट्रेड वॉर दिख रही है और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक टेंशंस दिख रहे हैं, तो ऐसे में ग्लोबल ट्रेड सबसे पहले अफेक्ट करता है। और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ओब्लिकली, उन्होंने नाम नहीं लिया मोदी सरकार का, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि इस समय सरकारों को ज़्यादा अलर्ट रहना है। और उन्होंने कुछ बातों को कहा कि कुछ देश ऐसे हैं, उन्होंने उसमें इंडिया का भी मेंशन किया कि कुछ देश हैं जहां पर लंबे लॉकडाउन के बाद भी वायरस को कंटेन नहीं किया जा सका है, वायरस के ट्रांसमिशन को, वायरस के संक्रमण को रोका नहीं जा सका है। इसकी वजह से चुनौती ज़्यादा बड़ी है। उन्होंने कहा कि खासकर अगर हम टेक्नोलॉजी, ऑटोमाइजेशन, डिजिटाइजेशन की अगर हम बात करें तो सरकारों को उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात की कि वो एक ऐसी चीज़ है जो सरकारों को उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। और इसके साथ साथ जो उन्होंने कहा कि वी नीड केपेबल गवर्नमेंट्स इन टाइम्स ऑफ अ पैंडेमिक। उन्होंने बिल्कुल मोदी सरकार का नाम नहीं लिया, बट अगेन इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन एंड मेनी पीपल वुड इंटरप्रेट दैट प्रॉब्ली रघुराम राजन हैज indirectly spoken to Modi when he says that we need capable governments in hand which have a decision making power। और उन्होंने कहा कि ये बहुत वाजिब सी चीज़ है और बहुत नेचुरल है कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। और इस बात को हम जब आपके बीच में रखते हैं तो बार बार इस बात की का व्याख्यान किया जाता है कि मोदी सरकार जिस तरह से आत्मनिर्भर की भारत की बात करती है, और अभी यूएस बिजनेस समिट को जब उन्होंने एड्रेस किया तो उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया डजंट मीन दैट वी क्लोज द डोर्स टू अदर कंट्रीज। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है इस पूरी पॉलिसी को लेकर कि हाउ विल यू ओपन द doors of your country for trade with other countries when you are raising the slogan of self reliance। अगर आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, एक प्रोटेक्शनिस्ट एजेंडा लेकर अगर भारत चल रहा है, तो ऐसे में आप अपने देश का व्यापार बाकी देशों के लिए कैसे खोलोगे। तो जहाँ तक मोदी सरकार का सवाल है, कंफ्यूजिंग पिक्चर है कि वो अपने ट्रेड पॉलिसी को आगे कैसे लेकर जाएंगे। बट with regards to what Raghuram Rajan has said, it is a kind of a prescription not only to India but to many other emerging markets like Brazil, like Mexico, where he says that despite a stringent lockdown there has been no containment of the virus transmission। ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसको देखते हुए उन्होंने खासकर वर्क फ्रॉम होम की बात की कि जो गरीब देश है, जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, वो इस समय वर्क फ्रॉम होम के लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं रख सकते, यानी कि जो WFH मोड है वो लोअर इनकम कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो विकासशील देश हैं, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम करना ईजी है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनकी लाइवलीहुड्स पर जिस तरीके की मार पड़ी है, उसके चलते WFH मोड इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्लॉजिबल ऑप्शन फॉर दीज कंट्रीज़। तो इन सारी बातों को उन्होंने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में रखा है और रघुराम राजन आज पहली बार नहीं, उन्होंने कई बार अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देने की कोशिश की है। बट द होल पॉइंट अबाउट दिस गवर्नमेंट इज़ दैट नो मैटर हाउ मेनी सजेशंस, हाउ मेनी ओपिनियंस यू गिव,
but it really chooses to brush aside the logical suggestions coming from experts. तो बड़ा सवाल ये है कि आप suggestions दे दें, आप कुछ भी बातें कह दें, लेकिन मोदी सरकार कितनी बातें मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि जो वो कहती है, जो वो करती है, जो उसका ब्लूप्रिंट है, वो सही है. So Raghuram Rajan has given his prescription, but it depends totally on whether at all Modi is ready to buy these prescriptions. That's a big question. इस पर आप अपना feedback जरूर दीजिएगा. It's not fake की 5 बड़ी खबरों में इतना ही. You can follow me on Twitter @Neelu317. There's an email ID flashing on your screen. You can send us your feedback. Thanks for watching. It's not fake.